नमस्कार विद्यार्थियों, जय सिया राम, जय हनुमान। आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो क्लास है CAA। हालांकि जहाँ तक मुझे पता है हर बच्चे को अब तक इसके बारे में इन्फॉर्मेशन हो चुकी होगी। तो आज हम एक प्रकार से आपसी चर्चा परिचर्चा का विषय बन चुका है। तो सोचा कि आज ज्ञान गंगा की तीसरी सीरीज में इसको ले आऊँ। लेकिन मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा, जो मैं अपनी ज्ञान गंगा की सीरीज चला रहा हूँ उसमें ऐसी बहुत सी बातें हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे पहले ज्ञान गंगा की सीरीज में आपने देखा कि कोडरमा इस समय क्यों चर्चा में है, वहाँ कौन सी चीज़ें मिलती हैं, गिद्धों को लेकर के जो भी चीज़ें हैं, या आर्टिकल 48A क्या है, ये सब एग्ज़ाम में आ चुके हैं। फिर दूसरी सीरीज़ में मैंने बताया कि अल्बिडो क्या होता है, जो ज्ञान गंगा की दूसरी सीरीज थी। 2050 को क्यों इतना बार बार हाईलाइट किया जा रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी हैं, और उसके अगर आप उसमें से देखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में आए हुए हैं। और कोप की बैठक क्या है, 2024 में कब होनी है, 2025 में कब होनी है। तो हर एक सीरीज का इंपॉर्टेंस है। बस अंतर यह है कि जो ज्ञान गंगा सीरीज थोड़ा डिस्क्रिप्टिव है, आपके दिमाग में वो बातें आ जाएंगी अगर आप ध्यान से उसको देख रहे होंगे। किसी भी मेरे लेक्चर को आप अवॉइड मत कीजिए, प्रॉपर नोट्स बनाते चल दीजिए। जब आप कभी एग्ज़ाम देंगे, चाहे छोटे एग्ज़ाम दो चाहे बड़े, तो आपको मेरे लेक्चर जरूर याद आएंगे, क्योंकि मैं हर चीज़ को उस तरह पढ़ाने का प्रयास करता हूँ कि समझ में आए। सिर्फ तथ्यों को रटने से ही आप चीज़ें दिमाग में अगर सिर्फ स्टोर करते जाओगे तो तथ्य ही दिमाग में बहुत समय तक नहीं रखते, जब तक कि आप उनके पीछे के सब्जेक्टिव पार्ट को ना समझो। सिंधु घाटी सभ्यता है, केवल हम यही याद कर लें कि कहाँ से कौन सी चीज़ें मिली, कौन शहर कहाँ है, तो आपके दिमाग में वो छपेगा ही नहीं। जब तक आप उस चैप्टर को खुद से रिलेट नहीं करोगे आज के कल्चर से, तब तक उसके फैक्ट आपके दिमाग में बैठेंगे ही नहीं। उसी प्रकार आज हम CA आते हैं। देखिए CA में क्या है। हालांकि मेरे क्लास के हर विद्यार्थी को नागरिकता के सारे नियम पता हैं, तो चूंकि ये संबंधित है नागरिकता से, तो मैं यहाँ नागरिकता अधिनियम नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं क्लास में लगातार पढ़ाता हूँ तो मुझे भी उबन होती है पूरा 5, 6, 7 मिनट पढ़ाने में। बहुत से बच्चों को बता चुका हूँ, जिनको नहीं बताया है वो क्लास में पढ़ लेंगे। तो देखो, अगर मैं नागरिकता अधिनियम की बात करूँ तो आप ये कुछ थोड़ा सा समझ लेते हैं कि भाग 2 में 5 से 11 तक नागरिकता का प्रावधान है, सबको पता है। यानी जो सिटीजनशिप प्रोविजन है, यानी नागरिकता का जो प्रावधान है, किसका प्रावधान? नागरिकता का प्रावधान। वो यानी जो द प्रोविजन ऑफ सिटीजनशिप हैज बीन गिवन इन पार्ट 2 फ्रॉम 5 to 11। और ये प्रावधान कहाँ से लिया गया है? यूके से लिया गया है, यूके से। और हमारे भारत में सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान है, सिंगल सिटीजन यानी एकल नागरिकता का प्रावधान है हमारे इंडिया में, एकल नागरिकता का प्रावधान। तो आप देखेंगे हमारे इंडिया में एकल नागरिकता का, नहीं सिंगल सिटीजनशिप। तो ये बेसिक बातें हैं। और नागरिकता को प्राप्त करने के कौन कौन से तरीके हैं वो भी ध्यान रखिए। हमारे संविधान में वर्तमान में जो नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया गया था पहले, उसमें नागरिकता प्राप्त करने की कितने तरीके हैं ये भी ध्यान रखिएगा। नागरिकता प्राप्त करने के कौन कौन से तरीके हैं बता दूं। पहला है जन्म से। पहला किससे? जन्म से, बाय बर्थ। दूसरा आप जानते हैं पंजीकरण, बाय रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण, ठीक है। तीसरा है जो है देशीकरण, ठीक है। और चौथा मान लो वंश के आधार पर, बाय डिसेंट। और पांचवा क्या है? अर्जित क्षेत्र के आधार पर नागरिकता, अर्जित क्षेत्र के आधार पर नागरिकता, अर्जित क्षेत्र के आधार पर नागरिकता। मतलब अब मैं थोड़ा सा यहां पर आपको बताना चाहूंगा कि ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है। मतलब नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके हैं जो 1955 के नागरिकता अधिनियम में है। बाय बर्थ, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन, बाय डिसेंट, और द सिटीजनशिप ऑन ग्राउंड ऑफ एक्वायर्ड क्या टेरिटरी,
तो ये पांचों आधार मैं क्लास में कई बार बता चुका हूं, मैं इन पर चर्चा नहीं करूंगा, इस शुरुआत में थोड़ा इसलिए बताया ताकि आपको ये आइडिया हो कि नागरिकता को लेकर के जो है कौन कौन से जो है प्रावधान हैं, या आपको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, सॉरी, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि नागरिकता को लेकर के कौन कौन से प्रावधान हैं, ये आप थोड़ा ध्यान में रखेंगे, इसको आप भूलेंगे नहीं। थोड़ा मैं गलत कर गया, ठीक है, तो नागरिकता को लेकर के कौन कौन से प्रावधान हैं वो आप ध्यान में रखेंगे। तो इस आधार पे आप ये देखेंगे कि नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके हैं। अब मैं इन तरीकों की व्याख्या मैं क्लास में कर चुका हूं, आज हम उस मुद्दे पे आएंगे जो मुद्दा चर्चा में चल रहा है। चलिए, सीएए, आप जरा देखिए, ये एक ऐसा मुद्दा है जो बहुत, मेरे ख्याल से मुझे तो ये लगता है कि जैसे अन्ना हजारे के समय में लोकपाल बिल आया था, याद कीजिए, जब लोकपाल बिल आया था अन्ना हजारे के समय में, ये लगभग 2014 में ये बिल मतलब पास हुआ था एक प्रकार से। तो जितना शोर शराबा लोकपाल बिल में मचा था उतना ही शोर शराबा इसमें मचा। सोचिए, 2019 में सरकार ने इसको लागू करने का प्रयास किया, यानी यह अधिनियम 2019 में पास हो चुका है लेकिन अभी तक लागू नहीं हो पाया। तो मतलब कोई ना कोई बहुत विवादित मुद्दा है। और जहां तक मुझे पता है, अभी थोड़ा मैं पढ़ रहा था तो एक मैगजीन में यहां तक लिखा है कि 2019 से लेकर के 2024 तक लगभग 150 से ऊपर, या यूं समझिए 200 केस इस अधिनियम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर किए जा चुके हैं। और शायद कल भी किसी ने दायर किया, कोई ऑल इंडिया मुस्लिम लीग नाम की कोई संस्था है, शायद केरला की है जहां तक मुझे याद है। तो उसने लगभग अभी कल ही जो है इसके खिलाफ याचिका दायर की है कि इस पर स्टे लगा दिया जाए, मतलब इसको रोक दिया जाए। अभी सुप्रीम कोर्ट में गया, देखिए आगे क्या होता है। तो लगभग इसको लेकर के 2019 से 200 से ज्यादा केस फाइल हो चुके हैं। हालांकि अब सरकार इसको लागू करने के पूरे मूड में है। हम देखिए, मैं किसी पार्टी के पक्ष विपक्ष की बात नहीं कर रहा, जो अधिनियम में लिखा है वो बताऊंगा। बाकी कौन इसके फेवर में है कौन पक्ष में है, मुझे यहां अपना विचार नहीं रखना है। आपको इंफॉर्मेशन देनी है और थोड़ा बहुत जागरूकता, और उसके बाद आपका पर्पज है एग्जाम पर ध्यान देना। बाकी सरकार जो काम कर रही है वो करती रहेगी। हम कोई नीति निर्माता नहीं है कि हम ये टिप्पणी कर सके क्या गलत क्या सही। वो आपका व्यक्तिगत, जो मुझे गलत लगता है हो सकता है आपको सही लगता हो, या जो मुझे सही लगता हो आपको गलत लगता हो। तो मैं अपने विचार किसी पे नहीं थोपने आया हूं, बस जो इसमें है वो हम बताएंगे, बाकी आपको निर्णय करना है क्या सही क्या गलत। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब आप देखेंगे यहां पर जो नागरिकता अधिनियम है सीए, अब ये है क्या, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन है, ये सब पेपर से ही है। सब जितना इस समय पेपर में था सब हमारे टेक्निकल टीम ने पीपीटी में उतार दिया। समझिए, इसमें क्या है कि जो हमारा सीए के तहत जो, देखिए आपको पता है नागरिकता को लेकर के सबसे पहले 1955 में कानून बना और इसी कानून में लगातार बदलाव हो रहे हैं। तो कहोगे सर अब तक कितने बदलाव हो चुके? अब तक ये कानून 6 बार बदला जा चुका है, 6 बार, और 6वीं बार यही है 2019 वाला। कौन सा? 2019। एग्जाम के पर्पस से ध्यान रखेंगे, ठीक है? तो किसी भी बात को हल्के में ना लीजिए कि सिर्फ एग्जाम के पर्पस से आपका एग्जाम निकलेगा सब सही, तो एग्जाम के पर्पस से ही मैं पढ़ा रहा हूं। तो आप देखेंगे कि इसमें क्या दिया गया कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, यानी कितने देश? 3 देश। इन 3 देश के अगर कोई भी हिंदू हुए, सिख हुए, बौद्ध हुए, जैन हुए, पारसी हुए, ईसाई हुए, अगर वो इंडिया में आ गए हैं कब? 31 दिसंबर 2014, इन देशों से, कहते जैसे 1 2 3, मतलब अगर वो इन 3 देशों से 31 दिसंबर 2014 से पहले आ गए हैं और वो 5 साल भारत में निवास कर चुके हैं, 5 साल, तो उनको भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। उसके लिए उन्हें थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी जो मैं आगे बताऊंगा। तो एग्जाम पर्पस से कितने देश है? 1 2 3। इन 3 देश से आने वाले कौन? हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई शरणार्थियों को मान लिया जाएगा, उनको नागरिकता मिलेगी। और लेकिन कब? 31 दिसंबर 2014 से पहले आ चुके हैं और कम से कम 5 साल बिता चुके हों। यही किया है।
तो यही वो चीज है, यानी सीए अंडर द सिटीजनशिप अमेंडमेंट, हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसियन, क्रिश्चियन रिफ्यूजी फ्रॉम पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश विल गेट सिटीजनशिप. The applicant only has to prove that he had come to India before 31/2014. तो मतलब कहने का मतलब है जितने भी गैर मुस्लिम हैं, यानी गैर मुस्लिम की बात की जा रही है, जितने भी गैर मुस्लिम लोग हैं, कौन गैर मुस्लिम, ध्यान रखेंगे, जितने भी गैर मुस्लिम लोग हैं जो इन देशों से इंडिया में आ चुके हैं, कब 31 दिसंबर 2014, ये कट ऑफ डेट है, इसके पहले इसके बाद वाले नहीं, उन्हें भारत की नागरिकता दे दी जाएगी. तो अभी तो अधिनियम ये कह रहा है. चलिए, तो आप ध्यान रखेंगे नॉन मुस्लिम्स के लिए है, बवाल यहीं से मचा है. अब आगे पढ़ेंगे क्या है ये. अब देखिए इसमें क्या बात है. देखिए अब आप जरा इसको ध्यान से पढ़िए कि संसद से पास होने के 4 साल बाद देश में गैर मुस्लिमों को नागरिकता देने के लिए, ये मतलब 4 साल, 2019 4 कितना होता है 23, यानी 19 में पास हुआ और 4 साल लग गए इसको लागू करने में. हालांकि अभी लागू करना भी विवादित है. तो आपने देखा कि गैर मुस्लिमों को देने के लिए ये किया गया है नागरिकता. तो इस बात को मैंने कहा कि जितने भी नॉन मुस्लिम हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कहां से, बांग्लादेश से, उनको, उन शरणार्थियों को मिलेगी नागरिकता. क्योंकि सरकार जो है मानती है जो इन देशों में रह रहे जितने भी आपके गैर मुस्लिम लोग हैं, उनको सरकार एक प्रकार का अल्पसंख्यक मान रही है. यानी जितने भी गैर मुस्लिम लोग हैं जो इन देशों में रहते हैं, उनको गवर्नमेंट माइनॉरिटी कंसीडर कर रही है. ऑल द ग्रुप्स except Muslim that were living in this country, India government is considering them as a minorities. वो कह रहे हैं कि ये माइनॉरिटीज हैं और इन माइनॉरिटीज को इंडिया में, अगर वो इंडिया में एंट्री कर गए हैं तो इनको हम बड़े आसानी से नागरिकता देंगे. लेकिन अगर वो 31 दिसंबर 2014 के पहले आ चुके हैं, बस विवाद यही है कि इसमें मुस्लिम नहीं है जो बाहर से आए हैं, क्योंकि उनका मानना है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में मुस्लिम जो हैं वो मेजॉरिटी में हैं, माइनॉरिटीज में नहीं है. तो प्रॉब्लम माइनॉरिटीज के ऊपर है. इंडिया गवर्नमेंट ऐसा मानती है. तो हम माइनॉरिटीज को आसानी से नागरिकता देंगे. बाकी वहां से जो मुस्लिम मेजॉरिटी अगर एंट्री की है तो उसमें, इसमें मुस्लिम को शामिल नहीं किया गया है. बाकी जो भारत के मुस्लिम है वो भाई हिंदुस्तान तो उनका है ही, वो तो भारत में रहेंगे. हाँ, उधर से जो आएंगे उनके लिए प्रॉब्लम है. हालांकि अभी भी इसमें बहुत से दांव पेच है, लेकिन फिलहाल हम लोग बेसिक बातों को समझेंगे. तो कितने देश हैं एग्जाम के पर्पज से, देश कितने हैं, बाकी जो दांव पेच रहने दीजिए. पहले कौन कौन से, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तो उसको आप PAB से ध्यान रखिएगा. पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये पूछता कौन से 3 देश हैं, और बाकी मुस्लिम को छोड़ के बाकी समुदाय हैं, आप जानते हैं. अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग. तो मतलब सीए वही है. कट ऑफ डेट क्या है, 31 दिसंबर 2014. अब देखो इसमें थोड़ा सा क्या है कि आवेदक जो आएंगे उनके पास क्या होना चाहिए, 2 चीजें हैं. वो जिस देश से आ रहे हैं उसका पासपोर्ट है भी हो, लगभग 9 चीजें हैं. उन 9 में से कोई एक हो, बहुत कठिन नहीं है. पासपोर्ट हो, या फिर उनके पास आवासीय परमिट हो, या पति पत्नी की भारतीय राष्ट्रीयता का प्रमाण पत्र हो, जैसे भारतीय पासपोर्ट या जन्म प्रमाण पत्र की प्रति, या मैरिज रजिस्ट्रार द्वारा जारी विवाह प्रमाण पत्र की प्रति प्रदान करनी होगी. और भी चीजें हैं, मैंने बहुत शॉर्ट में इसमें लिया है. तो ले दे करके इसको आसान बनाया गया. ऐसा नहीं कि आपके पास पासपोर्ट ही हो, पासपोर्ट नहीं, कोई दिक्कत नहीं. सरकार ने 9 चीजें मांगी, 9 में से कोई एक हो तो आप उसको अप्लाई. जैसे अभी मैं आपको वेबसाइट दिखाऊंगा, उस वेबसाइट पे आप जाके देखेंगे कि 9 चीजें हैं, उसमें से कोई एक आप दिखा देंगे, आपको मिल जाएगी नागरिकता. हाँ, उसमें बस ये है कि जिस देश से आप आ रहे हैं उस देश से भी संबंधित कुछ कागजात मांगे जाएंगे, और प्लस भारत से संबंधित, और वो बड़े आसान है. उसमें से कोई एक होगा तो आपको नागरिकता मिल जाएगी. मतलब आवेदन पर विचार किया जाएगा उस पर. अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं. आगे ये है कि देखिए दिसंबर 2019 में संसद के दोनों सदनों द्वारा CAA को पारित किया गया था, लेकिन
विपक्ष ने इसका विरोध किया था। याद है ना 2019 में शाहीन बाग वाला भयंकर विरोध हुआ, बहुत बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे। तो और सरकार ने यह कहा था कि यह कानून पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आने वाले अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने के लिए है। बार बार सरकार कह रही है कि ये हम अल्पसंख्यकों को नागरिकता देना चाहते हैं, जो कहां से आए हैं, जो आए हैं पाकिस्तान, पीएबी, अफगान, बांग्लादेश से। तो यह अल्पसंख्यकों को देना चाहते हैं, क्योंकि भारत सरकार यह मानती है कि बाहर से जो भी इन 3 देशों में, मुस्लिम को छोड़ के बाकी सभी अल्पसंख्यक हैं, ठीक है। लेकिन अब विपक्ष ने इसका विरोध क्या किया? जो विपक्ष है, जो इसके विरोध में है, वो कहते हैं ये हमारे अनुच्छेद 14 और 15 का उल्लंघन है। शायद आप ध्यान देंगे सुप्रीम कोर्ट में इसी आधार पर याचिका दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट में इसी आधार पर याचिका दायर की गई है कि ये अनुच्छेद 14 और 15 का उल्लंघन है। अब देखिए इस पे सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आता है उसको हम लोग देखेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट क्या बोलेगा वो तो हम नहीं बोल सकते, क्योंकि कोई भी कानून सही है या नहीं इसकी अंतिम व्याख्या करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है। क्योंकि आप पॉलिटी तो पढ़े हो, इतना तो पता है कि सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर टू इंटरप्रिटेट द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान की अंतिम व्याख्या करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के ही पास है। अब उसके पास गया, देखिए वो किस आधार पे ये 14-15 को ध्यान रखते हुए सुप्रीम कोर्ट क्या कंसीडर करता है, स्टे लगाता है या नहीं। हो सकता है मेरे बोलने तक कोई और न्यूज आ जाए। तो ये अभी एक एकदम बर्निंग इश्यूज है, गर्मा गर्म मुद्दा है ये, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो सीए क्या है समझी गए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितने देश हैं और किन के लिए प्रावधान रखा गया है, उनको अल्पसंख्यक माना गया है, कट ऑफ डेट क्या है 31 दिसंबर 2014। बस ये ध्यान रखो, बाकी सारी बातें तो आप खुद ही समझ सकते हो, सोच सकते हो, क्या पक्ष क्या विपक्ष, जो भी आप जानते हो। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये कानून एग्जाम के पर्पज से और इंपॉर्टेंट, ये कानून पूर्वोत्तर राज्यों के आदिवासी क्षेत्रों में लागू नहीं किया जाएगा। थोड़ा सा ये विवादित, मतलब थोड़ा यहां ध्यान दो, थोड़ा यहां और कंफर्म होगा। मतलब नागरिकता अधिनियम 2019 पूर्वोत्तर राज्यों के अधिकांश, सब जगह नहीं, ऐसा मत सोचिए कि पूर्वोत्तर राज्यों में लागू नहीं होगा। वरना असम में बवाल क्यों मचता, असम भी तो पूर्वोत्तर में है। तो कहोगे सर ये तो थोड़ा इस स्टेटमेंट से आप कंफ्यूज हो सकते हैं, नीचे वाला पढ़िएगा। कहा गया है कि पूर्वोत्तर राज्यों के अधिकांश जनजातीय क्षेत्रों में लागू नहीं किया जाएगा, जिन्हें संविधान की 6वीं अनुसूची में विशेष दर्जा प्राप्त है। तो पहला पॉइंट क्या होगा, पहला पॉइंट यह होगा कि ये कितने देशों से आने वाले माइनॉरिटीज के लिए है, इसका कट ऑफ डेट क्या है, ठीक है, इसका कट ऑफ डेट क्या है। फिर आपको ध्यान देना है कि यह कहां नहीं लागू हो रहा है, जो 6वीं अनुसूची में विशेष दर्जा प्राप्त कोई क्षेत्र है वहां पर यह अधिनियम अभी लागू नहीं होगा। थोड़ा यह ध्यान रखना, यहीं से आपको समझना एग्जाम के लिए। अब जरा जो मेरे पॉलिटी के विद्वान बच्चे हैं वो कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर देंगे कि 6वीं अनुसूची में कौन कौन से राज्य शामिल हैं। बीसीओ नहीं 100 बार याद करा चुका हूंगा, मैं वेट करूंगा कमेंट बॉक्स में कौन कौन बच्चा ये जवाब देगा कि 6वीं अनुसूची में कौन कौन से राज्य शामिल हैं। तो मतलब नागरिकता अधिनियम 2019 पूर्वोत्तर राज्यों के अधिकांश जनजातीय क्षेत्रों में लागू नहीं होगा। अब सवाल है कहां लागू नहीं होगा, इसकी भी चर्चा करते हैं हम लोग। देखिए थोड़ा मैं पानी पी लूं। देखिए 6वीं अनुसूची में जो भी राज्य हैं ये वहां लागू नहीं होगा। मतलब 6वीं अनुसूची में उन राज्यों के उन जगहों, 6वीं अनुसूची के तहत विशेष दर्जा प्राप्त क्षेत्रों में लागू नहीं होगा। पूरा राज्य मत समझिएगा, वरना अगर पूरा राज्य होता तो असम में क्यों बवाल मचता। तो इसीलिए आप इस वाले स्टेटमेंट को पढ़िएगा, थोड़ा आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं।
तो नागरिकता अधिनियम 2019 पूर्वोत्तर राज्यों के अधिकांश जनजातीय क्षेत्रों में क्या है, लागू नहीं किया जाएगा जिनमें संविधान की 6वीं अनुसूची तहत विशेष दर्जा प्राप्त है। मतलब द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 19 विल नॉट बी इंप्लीमेंटेड इन मोस्ट ऑफ द ट्राइबल एरियाज ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट इंक्लूडिंग एरियाज ग्रांटेड स्पेशल स्टेटस अंडर द 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको पता है 6 शेड्यूल में कौन कौन से आते हैं स्टेट, मैं नहीं बताऊंगा, आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। तो पहले ये ध्यान रखो, ये जो हमारे 6th शेड्यूल में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, ऐसे राज्य हैं, ऐसे राज्यों में कुछ क्षेत्र हैं जिनको विशेष दर्जा प्राप्त है, वहां ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू नहीं होगा। कहोगे सर कौन कौन सा, पहले ये तो बताइए। तो ठीक है, तो मैं इसको लिख देता हूं कहां कहां पे ये नहीं लागू होने की संभावना है, नोट कर लीजिएगा आप। तो आप अगर नोट करेंगे तो आप देखेंगे, मैं लिखने जा रहा हूं, ये जो है असम में कार्बी आंगलोंग है, ध्यान रखिए। असम का एक इलाका है जहां पर कार्बी आंगलोंग ये वहां पर लागू नहीं होगा, जहां पे ये इलाका है, इन लोगों का कार्बी आंगलोंग का इलाका है। फिर मिजोरम में चकमा जिले, मिजोरम में आपको पता है शायद चकमा जनजाति भी है, मिजोरम में चकमा जनजाति का क्षेत्र, क्या मिजोरम में किसका, चकमा जनजाति का क्षेत्र। और त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्र, त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्र वहां नहीं लागू होगा, त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्र। और मेघालय में गारो हिल्स के आसपास, यानी गारो खासी जहां गारो हिल्स है वहां ये लागू नहीं होगा। थोड़ा ध्यान रखेंगे एग्जाम के पर्पज से, ये CAA इन जगहों पर इंप्लीमेंट नहीं होगा, विल नॉट बी इंप्लीमेंटेड। तो ध्यान रखिएगा एग्जाम पर्पज से कि ये कहां नहीं लागू होगा, जो 6वीं अनुसूची में जो विशेष क्षेत्र है, असम का कार्बी आंगलोंग वाला क्षेत्र है, ये विवादित क्षेत्र है, ये जनजाति भी है। मिजोरम के चकमा क्षेत्र में ये भी जनजाति है, त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्रों में और मेघालय के गारो हिल्स में लागू नहीं होगा, बाकी अन्य क्षेत्रों में लागू होगा। तभी तो असम में बवाल मचा हुआ है, असम में इसी बात का बवाल है। असम के लोग कह रहे हैं कि इसके लागू होने से हमारा डेमोग्राफिकल जो पॉपुलेशन है उसमें वो डिस्टर्बेंस हो जाएगा। अब वो क्यों होगा आगे बताते हैं। हाँ, तो इन क्षेत्रों में CAA लागू नहीं हो रहा है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेंगे, PPT में नहीं है, ठीक है। चलिए थोड़ा आप नोट कर लीजिए, मैं हट जाता हूं, वरना आप नोट कर लेंगे, देख लेंगे, ठीक है, ध्यान रहेगा ना, भूलेगा नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हाँ, आप कहोगे सर बताइए, जो मैंने अभी क्षेत्र लिखवाए हैं, जो आपने अभी देखा, जैसे मैं बता दूं, ये जो क्षेत्र हैं, ये क्षेत्र जो है, ये क्या है, ये वो क्षेत्र हैं जहां पर आपको जाने के लिए इनर लाइन परमिट सिस्टम लेना पड़ेगा। और ये क्या है, सुन लीजिए, सुन लो, देखिए मैं आपको बता देता हूं, थोड़ा सा पीछे चलते हैं। अब देखो, अब ये है क्या, मतलब पूर्वोत्तर राज्यों में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर ILP लागू है, समझो। पूर्वोत्तर राज्य में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे ILP लागू है। कहोगे सर ILP क्या होता है, ध्यान रखना, इनर लाइन परमिट सिस्टम। क्या बोलते हैं, इनर लाइन परमिट सिस्टम, ठीक है, ध्यान रखें, इनर लाइन परमिट सिस्टम। तो जहां जहां ILP है वहां वहां है, इसको थोड़ा लागू नहीं किया। कहोगे सर ILP क्या है, मैं आपको दिखा देता हूं, समझ जाइए। ILP देखिए, इस कानून को उन सभी पूर्वोत्तर राज्यों में लागू नहीं किया जाएगा जहां देश के अन्य हिस्सों के लोगों को यात्रा के लिए इनर लाइन परमिट सिस्टम की जरूरत है। मतलब ये पूर्वोत्तर राज्य के उन क्षेत्रों में जहां ILP का नियम लागू है वहां पर नहीं दिया जाएगा। आपको ILP होता क्या है, देखो, इनर लाइन परमिट क्या है, पूर्वोत्तर के अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर में लागू है, ठीक है। तो ये नागालैंड, मिजोरम में तो कुछ ILP के क्षेत्र हैं। ILP मतलब इनर लाइन परमिट सिस्टम, जहां
आपको जाने के लिए अनुमति लेनी पड़ती है यहाँ के लोगों, यहाँ के मतलब जो 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 गवर्नमेंट है। अब आईएलपी को थोड़ा समझेंगे क्या है, समझिए आईएलपी क्या है। आईएलपी अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर और सिक्किम में लागू है। इस व्यवस्था को 1873 यानी ब्रिटिश शासनकाल में लागू किया गया था। यह परमिट सिस्टम भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पास विशिष्ट क्षेत्रों में लोगों की आवाजाही को नियंत्रित करने में मदद करता है। ILP is applicable in Arunachal Pradesh, Nagaland, Mizoram, Manipur, Sikkim. This system was implemented in 1873 during the British rule. This permit system controls the movement of people in specific areas near India's international boundary. मतलब भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पास कुछ ऐसे एरिया हैं जहां पर सरकार ने ILP लगाया है कि वहां पर आप बिना परमिट के आ जा नहीं सकते। तो जो रीजन ILP में आएंगे वहां पर भी ये CAA लागू नहीं होगा। तो ILP बनाया गया था अंग्रेजों द्वारा, वो आज भी लागू हो जाता है। हालांकि इसको खत्म करने की बात चलती है मगर आसान नहीं है। तो अगर आप ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम में जब आप जाएंगे तो कुछ क्षेत्र हैं जो इनर लाइन परमिट सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। वहां आपको एंट्री करेंगे तो आपको परमिशन लेना होगा, आपको बताना होगा आप कितने दिन तक रुकेंगे, तमाम ऐसी चीजें हैं। वो क्यों किया गया? क्योंकि सरकार उन जनजातियों के, वहां के जनजातियों के संरक्षण के लिए ऐसा सिस्टम बनाया हुआ, जो कि अंग्रेजों के समय से ही है, चल रहा है। अब चलिए, हाँ, नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है? देखो, ये वेबसाइट है। इस समय ये वेबसाइट हर जगह हाईलाइट है। आप इस वेबसाइट पे जाएंगे और वो आवेदन 2 पार्ट में है, पार्ट 1 पार्ट 2 करके आपको मिलेगा। उस फॉर्म को, अब चूंकि मैं फॉर्म यहाँ पे खोल नहीं सकता, ऐसा कुछ लिखा हुआ है इसको, तो ऑनलाइन पे सीधे हम जा नहीं सकते इसको क्लिक करने से। आपको देखना हो तो आप इसको जा करके, ये तो अब हर जगह हाईलाइट हो रहा है, कर सकते हैं। 2 पार्ट में फॉर्म भरेंगे, उस फॉर्म में सरकार कुछ डिटेल मांगेगी, उसके बाद आपके नागरिकता पर विचार करने के लिए आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, फिर कमेटी बनाई जाएगी। हाँ, इसके लिए मोबाइल एप्लीकेशन भी आ गया है। इसके लिए क्या, मोबाइल एप्लीकेशन पर भी ये उपलब्ध है, सुनने में आ रहा है। तो ये आप इस पर जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या, वही सब डिटेल चाहिए। सरकार लगभग 9 चीज़ों की बात है, 9 में से कोई एक होगा। तो फिर आप जो भी बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से आए हुए माइनॉरिटीज़ हैं, हिंदू, सिख जो भी हैं, वो इस वेबसाइट पे जाके अपनी भर देंगे डिटेल, फिर उनके नागरिकता पर सरकार विचार करेगी। उसके लिए कमेटी बनाई जाएगी, ऐसा भी नहीं कि तुरंत मिल जाएगा। हाँ, इससे नागरिकता प्राप्त करना आसान हो गया है, खासकर उनके लिए जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से आए हुए नॉन मुस्लिम्स हैं, क्योंकि सरकार उनको माइनॉरिटीज मान रही है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो, ये मैं पहले बता चुका हूं कि नागरिकता अधिनियम में 1955 में 6 बार, कब कब किया गया एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, 1986 में किया गया, 1992 में किया गया, 2003 में किया गया, 2005 में किया गया, 15 में किया गया, अब 19 में किया जा रहा है। तो नागरिकता अधिनियम में अब तक कुल 6 बार अमेंडमेंट हो चुका है, ठीक है। और ध्यान रखिए, इसमें सबसे बड़ी बात है, ऑफलाइन तरीके से कुछ नहीं होगा, सब कुछ ऑनलाइन ही होगा। ऑफलाइन का इसमें कोई रोल नहीं है, मतलब आपको डीएम और किसी के पास दौड़ना नहीं है, सीधे ऑनलाइन भरिए, सीधा मैनेज होगा। ये होम मिनिस्ट्री से, कहां से? होम मिनिस्ट्री से मैनेज होगा। और इसमें स्टेट का भी कोई रोल नहीं है, पूरा पावर होम मिनिस्ट्री के पास है, आप सीधा ऑनलाइन करेंगे। अब जरा हम ध्यान देते हैं कि भारत में नागरिकता का नियम पहली बार कब बना। देखो, आजादी के बाद भारत का संविधान बना, तभी देश में नागरिकता को लेकर भी नियम बनाए गए। उससे पहले ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। अंग्रेजों के शासन के दौरान भारत में ब्रिटिश नागरिकता कानून और विदेशी अधिकार अधिनियम 1914 था, यानी कि उस, भाई आपको पता, अंग्रेजों के समय में कोई सिटीजनशिप तो था नहीं, हम लोग का कोई नियम था नहीं। हाँ, बस ये था कि एक विदेशी अधिकार अधिनियम था, यानी फॉरेन राइट एक्ट 1914 था, और इसे 1948 में भारत सरकार ने रद्द कर दिया, ठीक है। तो 1948 में आज़ादी के बाद इसको खत्म कर दिया गया। उसके बाद आप 5
6, 7, 8, 9 क्लास में पढ़े हो, फिर उसको फाइनली जाकर के 1955 में जब पाकिस्तान और भारत से माइग्रेशन की समस्या खत्म हो गई तो फाइनली 1955 में क्या बनाया गया, नागरिकता अधिनियम बनाया गया, है ना। 1955 में क्या बनाया गया, नागरिकता अधिनियम। और इस नागरिकता अधिनियम के अंतर्गत नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके बताए गए जो हम लिखवाए हैं पहले। जन्म से, वंश से यानी बाय बर्थ, बाय डिसेंट्स यानी वंश। तीसरा क्या है, देशीकरण बाय नेचुरलाइजेशन। चौथा क्या है, अर्जित क्षेत्र के आधार पर यानी कि ये सिटीजनशिप ऑन ग्राउंड ऑफ एक्वायर्ड टेरिटरी, ठीक है। और पांचवा क्या है, पांचवा आप कमेंट कर दीजिएगा क्या होगा, ठीक है। जन्म से, वंश से, और पांचवा बताएंगे ना, पांचवा क्या, मैंने 4 बताया, पांचवा वही होगा जो लिखवाया था, क्या, पंजीकरण बाय रजिस्ट्रेशन। ये 5 प्रकार से नागरिकता प्राप्त की जाती है। अब ये 5 प्रकार में क्या क्या है वो मैं क्लास में समझा चुका हूं, इसी यहाँ पे समझाऊंगा तो बहुत क्लास लंबी हो जाएगी। हाँ, क्योंकि यहाँ मेरा मकसद है CAA समझाना। तो देखो अभी तक आपने क्या समझा CAA के बारे में, कि ये 31 दिसंबर 2014 से पहले आने वाले सभी मुस्लिमों को छोड़ करके जितने भी लोग आ रहे हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से, कौन कौन से, जैन, सिख, ईसाई, बौद्ध, सबको देगा नागरिकता, क्योंकि वो मानते हैं कि ये लोग माइनॉरिटीज में आते हैं, ठीक है। और जो बाहर से इन 3 देशों के मुस्लिम हैं वो वहां पे मेजॉरिटी में हैं, तो उनको वहां से जो आ रहे हैं उनका नाम नहीं लिया गया। दूसरा पॉइंट क्या है कि ये कहां लागू नहीं होगा, ये उन क्षेत्रों में लागू नहीं होगा जो 6वीं अनुसूची के अंतर्गत विशेष क्षेत्र में आते हैं, यानी जहां पर ILP लागू है, इनर लाइन परमिट सिस्टम, जो मैंने समझा दिया था, ठीक है। ऐसे ध्यान रखिए। अब चलिए, अब देखो ये स्टेटमेंट आया था सरकार का कि भारतीय इंडियन मुस्लिम नीड नॉट वरी एज द CAA डज नॉट मेक एनी प्रोविजन टू अफेक्ट देयर सिटीजनशिप। देखो इसके विपक्ष में क्या कहना है, जो अपोजिशन में है उनके पास यही मुद्दा है कि ये हमारे आर्टिकल 14 के अगेंस्ट जा रहा है, जो विपक्ष में है, क्योंकि आर्टिकल 14 कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ। जरा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि आर्टिकल 14 कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, विधियों के समक्ष समानता और विधियों के समान संरक्षण। तो जब कानून का काम है सबको समानता से देखना, सबको संरक्षण देना, तो ये कहीं ना कहीं आर्टिकल 14 जो है उसके अगेंस्ट जा रहा है। जब आप सिख को शामिल कर रहे हो, बाहर से आने वाले हिंदू को शामिल कर रहे हो, तो उसमें मुस्लिमों को आप क्यों नहीं शामिल कर रहे हो? ये तर्क है उनका जो इसके अगेंस्ट में है। सरकार क्या कहती है उसके पक्ष में? मैं केवल पक्ष विपक्ष बोल रहा हूं, मैं किसी की तरफ मैं जो जिसकी बात है वही बोल रहा हूं। सरकार क्या कहती है इसके पक्ष में? सरकार पक्ष में ये बोल रही है कि CAA ने उनकी नागरिकता को प्रभावित करने के लिए, मतलब जो भारतीय मुस्लिम हैं उनके नागरिकता पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि भारतीय मुस्लिम भी भारतीय हैं। तो जो इंडिया के अंदर मुस्लिम हैं उनके नागरिकता को कोई टच नहीं कर सकता, वो इंडिया के नागरिक हैं और रहेंगे। जैसे भारत के अंदर रहने वाले हिंदू भारत के नागरिक हैं, वैसे भारत के अंदर जो मुस्लिम ऑलरेडी नागरिकता प्राप्त कर चुके हैं लीगल तरीके से, वो तो भारत के नागरिक हैं। तो सरकार ने स्पष्ट किया है, सरकार का पक्ष है कि भैया हम भेदभाव नहीं कर रहे हैं, ये भारत के अंदर रहने वाले 18 करोड़ भारतीय मुसलमानों से इसका कोई लेना देना नहीं है। मतलब currently 18 crore Indian Muslim who have the same right and their Hindu counterpart, the ministry said। मतलब जिनके पास हिंदू के समान अधिकार हैं, और मंत्रालय ने एक वर्ग के डर को दूर करने की, मतलब ये होम मिनिस्ट्री का स्टेटमेंट था। किसका? होम मिनिस्ट्री का। होम मिनिस्ट्री ये कहती कि भैया जो हिंदुस्तान में हमारे 18 करोड़ मुस्लिम हैं उनके नागरिकता पे कोई खतरा नहीं है, वो भारत के नागरिक हैं, रहेंगे, उनके नागरिकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसीलिए जो हमारे भारत के अंदर हैं, जो भारत के नागरिक बन चुके हैं, जो भी भारतीय मुस्लिम है, उनका भी उतना ही हक है जितना हिंदुओं का है। लेकिन अगर वो मुस्लिम मेजॉरिटी देश से आए हुए हैं इलीगल तरीके से, तो इस CAA अधिनियम के तहत उनको थोड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। ठीक है, तो यही विवाद का मुद्दा है। यह मुद्दा भारत के मुस्लिमों के ऊपर नहीं है, ना ही भारत में रहने वाले हिंदुओं के ऊपर है, जो कि मतलब मेजॉरिटी, जो कि मतलब नागरिकता पा चुके हैं। यह केवल विवाद इसलिए है कि CAA में
पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले जो मुस्लिम शरणार्थी हैं उनको इसमें शामिल नहीं किया गया है। मतलब उनको 2019 में नागरिकता अधिनियम, उनको नागरिकता देने की बात इसमें नहीं की गई है। इसी वजह से ये मुद्दा विवादित है। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। अब आगे तो खत्म है। तो मैंने आपको जो समझाया है ये CAA बहुत शॉर्ट में मैंने आपको बताया है, जो विवाद अभी चल रहा है। अब देखिए इस पर क्या आता है। रही बात असम, क्या है, असम इसका विरोध कर रहा है। अब आप समझेंगे असम में क्या मुद्दा है कि असम क्यों विरोध कर रहा है। देखिए असम को लेकर के बड़े विवाद हैं। जैसे असम में आप देखेंगे, असम में पहले ही अगर आप जाएंगे असम की हिस्ट्री पर तो आप ये पाएंगे कि असम में जो है 25 मार्च 1971 में ये कहा गया था, ठीक है, एक असम समझौता माना जाता है, जो कि कब आया था, असम समझौता आया था कब, 1985 में। मैं थोड़ा असम की बात कर दूं, थोड़ा पानी पी लेता हूं। देखिए 1985 में, 1985 में एक असम एकॉर्ड हुआ था, जिसको हम लोग असम समझौता कहते हैं। असम एकॉर्ड, ठीक है, असम एकॉर्ड यानी असम समझौता कहते हैं। थोड़ा विवादित यही असम को भी, असम में भी शोर मचा है। असम समझौता कहते हैं। असम समझौता ये कहता है, इसमें भी एक डेट दिया गया था। डेट क्या था, 25 मार्च 1971। असम समझौते में कहा गया था कि 25 मार्च 1971, 25 मार्च 1971 के बाद बांग्लादेश से आने वाले या कहीं से भी आने वाले, चाहे वह किसी भी धर्म के हों, उनको यहां से निर्वासित कर दिया जाएगा, उनको नागरिकता नहीं प्राप्त होगी। मतलब असम समझौते में कहा गया था कि 25 मार्च 1971 के बाद जो भी बांग्लादेश से एंट्री किया है, या वो चाहे किसी भी धर्म का हो या कहीं से आया है, उसको असम से निर्वासित कर दिया जाएगा और नागरिकता नहीं दी जाएगी। तो असम के लोग ये कहते हैं कि जब असम एकॉर्ड 1985 में कहा गया था कि 25 मार्च 1971 के बाद जो भी लोग, वो चाहे जिस धर्म के हों, उनको निर्वासित किया जाएगा और नागरिकता नहीं दी जाएगी। तो सवाल है, सरकार ने जो 31 दिसंबर 2014 डेट रखा है, वो इस असम समझौते से मिसमैच कर रहा है। और असम के लोग का मानना कि अगर ये लागू होगा तो हमारे यहां और भी संख्या बढ़ जाएगी, हमारे यहां डेमोग्राफिक डिसइक्विलिब्रियम यानी कि मतलब एक तरह से असंतुलन पैदा हो जाएगा। जो लोग यहां बाहर ही आ चुके हैं उनको स्थायी मिल जाएगी नागरिकता। तो असम के लोग का अपना विवाद है कि भैया आप असम समझौते को फॉलो कीजिए, सबको बाहर कीजिए जो लोग यहां के नहीं हैं। तो बड़ा विवादित मुद्दा है, बड़ा उलझा हुआ इशू है। हालांकि इस पर सरकार ने अभी देखिए क्या, तो अब मैं थोड़ा रिवीजन कर देता हूं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी क्या सही क्या गलत वो आप समझ ही रहे हैं, पेपर में आ रहा है, दुनिया पढ़ रही, आप जान रहे हैं। आप अपना व्यू कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, हाँ, लेकिन शालीन तरीके से, क्योंकि याद रखिए एग्रेसिव होकर के कुछ नहीं बोलना है। आप पक्ष के भी हो सकते हैं, विपक्ष के भी हो सकते हैं, क्योंकि आक्रामकता से कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। ठीक है, तो आपको जो भी लगता हो पक्ष विपक्ष में, क्या आप इसके पक्ष में हैं या विपक्ष में हैं, आप बोल सकते हैं। और लेकिन इन सब का आंसर देने से पहले अपने परीक्षा को ध्यान में रखिएगा। एग्जाम निकालना जरूरी है, बाकी सरकार की नीतियां आती हैं, जाती रहेंगी, चलती रहेंगी। इस उलझन भरे माहौल में आपको अपनी जगह बनानी है, तो एग्जाम पर्पस से पढ़िए, ठीक है, और व्यर्थ की चर्चा से बचिए, क्योंकि आपकी ऊर्जा नष्ट होगी। क्योंकि आपका विकास ही आपके प्रतिद्वंदी के लिए सबसे बड़ा जवाब हो सकता है। आपका विकास कीजिए, चाहे आप जहां से हो, चाहे ग्रामीण से हो, चाहे शहर से हो, चाहे जनजाति क्षेत्र से हो, चाहे सवर्ण हो, चाहे हरिजन हो, चाहे जो भी हो, सब अपने विकास की तरफ आगे बढ़िए। आपका विकास ही
आपके प्रतिद्वंदी के लिए या आपसे जलने वालों के लिए एक जवाब है। तो विकास, और विकास कभी आक्रामकता से नहीं आता, एग्रेसिव होकर नहीं आता। शांत मन से अपना विकास कीजिए, सामने वाला वैसे ही धराशायी हो जाएगा। तो पहले हम तो रिपीट कर देते हैं। चलिए, क्या रिपीट कर रहे हैं, ध्यान दें। कुछ हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लेते, जो अभी तक हमने पढ़ाया मैं उसको फटाफट रिपीट कर देता हूं, जो आपको ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है, चलिए यहां पे थे। तो मैंने बताया था कि ये प्रावधान किस में है, भाग 2 में है, 5 से 11 तक। ठीक है, कहां से लिया गया, यूके से लिया गया। तो नागरिकता में पहला कानून कब बना था, 1955 में बना था। और उसमें कितने तरीके हैं, यानी भारत में नागरिकता प्राप्त करने के कितने तरीके हैं, 5 है। जन्म से, पंजीकरण से, देशीकरण से, वंश से, अर्जित क्षेत्र के आधार पर। ठीक है, हाँ। फिर आपने देखा, हाँ एक चीज और, पहले यह था कि 11 वर्ष तक आपको भारत में रहना होगा। इस 11 वर्ष रहने के बाद ही आप आवेदन करेंगे। लेकिन इस जो नया अमेंडमेंट आया है CAA 2019, इसमें इस 11 वर्ष की सीमा को घटा के 5 वर्ष कर दिया गया। कहीं कहीं कुछ लोग 6 वर्ष बता रहे हैं, लेकिन 5 वर्ष है जहां तक मुझे पता है। तो इन 5 वर्ष तक अगर आप रह चुके हैं और 31 दिसंबर 2014 के पहले आ चुके हैं और आप गैर मुस्लिम हैं, तो आप नागरिकता के लिए आवेदन करेंगे। ठीक है। फिर आपने देखा कि कहां कहां से है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और कहां, बांग्लादेश से। 3 देश एग्जाम के पर्पज से। कट ऑफ डेट क्या है, 31 दिसंबर 2014 है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। और ये जो है, ये सब जानते कहां कहां से है। फिर आप देखेंगे ये इसके लिए क्या क्या चाहिए, ये तो आप जाके वेबसाइट पे देख सकते हैं। फिर आगे बढ़ेंगे हम। हाँ, और ये कानून जो है कहां नहीं लागू होगा, ध्यान रखेंगे। ये कानून इंपॉर्टेंट है। ये कानून पूर्वोत्तर राज्यों के अधिकांश जनजातीय क्षेत्रों में लागू नहीं किया जाएगा, जिनमें संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत विशेष दर्जा प्राप्त क्षेत्र शामिल है। जो ऐसे क्षेत्र जो 6वीं अनुसूची में आते हैं और जिनको विशेष दर्जा प्राप्त है, वहां पे लागू नहीं। खासकर कहां पर, जहां पर ILP सिस्टम लागू, इनर लाइन परमिट सिस्टम। इनर लाइन परमिट सिस्टम कब आया था, इसको मैंने बताया था कब आया था ये। हाँ, और साथ में एक चीज बता, जैसे कहां कहां, असम के कार्बी एंगलोंग क्षेत्र है, वहां लागू नहीं होगा। मिजोरम का चकमा क्षेत्र, चकमा जनजाति है, वहां भी लागू नहीं होगा। त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्र में नहीं लागू होगा। मेघालय के गारो खासो हिल्स में लागू नहीं होगा। ये सब ILP के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र हैं, ध्यान रखिए, ILP के अंतर्गत। अब ILP सिस्टम क्या है आप जान लो। ILP कब आया था, ILP जो है ये अंग्रेजों के समय का ही था कि क्या इनर लाइन परमिट पूर्वोत्तर के अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर में लागू है। ठीक है, मतलब क्या है इसका मतलब ये है जो मैंने आपको बताया था। ये क्यों है, ये 1873 में आया था। कब आया था, 1873 में आया था। इसका उद्देश्य क्या है, यह परमिट सिस्टम भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर विशिष्ट क्षेत्रों में लोगों की आवाजाही को नियंत्रित करने में मदद करता है। मतलब 6वीं अनुसूची के क्षेत्र में, 6वीं अनुसूची के अंतर्गत जो भी रीजन ILP में आएंगे, वहां पर अनावश्यक तरीके से आप आ जा नहीं सकते बिना ILP लिए। आप याद कीजिए, लद्दाख भी तो यही मांग कर रहा है कि हमको 6वीं अनुसूची में शामिल किया जाए, क्योंकि लद्दाख का अपना मुद्दा है। वो कहता है हमारे यहाँ भी बहुत अनावश्यक आवागमन हो रहा है, उसके लिए हमको, उसको रोकने के लिए हमको भी 6वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। और भी बहुत से मुद्दे हैं। तो लद्दाख भी इसीलिए, क्योंकि 6वीं अनुसूची में जब कोई राज्य आता है तो उसको थोड़ा विशेषाधिकार मिल जाता है। अब वो क्या मिलता है, हम कभी जब 6वीं अनुसूची पढ़ाएंगे तब बताएंगे, बहुत डिटेल में है वो तो। चलिए, हाँ, अब चलेंगे आगे। फिर मैंने आपको बताइए सारी ये वेबसाइट है, क्या क्या सब चीज़ें आपको बता दिया। अब आप ध्यान रखेंगे कितनी बार अमेंडमेंट हुआ है, ये सब कितनी बार, 6 बार, 86 में, 92 में, 2003 में, 15 में, 5 में, 19 में। तो एग्जाम पर्पस से आप पहले नोट कर लीजिएगा, उसके बाद आप विचार करेंगे ये सही है या गलत। ठीक है, तो सबको अपने विकास पे ध्यान देना है, ये ध्यान रखिएगा। इसीलिए एग्जाम से संबंधित जो पॉइंट है, कौन कौन से पॉइंट है, वही कहाँ लागू नहीं हो सकता, ILP कब आया, इसमें कितने देशों को शामिल किया गया है, 6वीं अनुसूची क्या है, और कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे कि 6वीं अनुसूची में कौन कौन से देश शामिल, राज्य, 6वीं अनुसूची में कौन कौन से राज्य शामिल हैं। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद। जय सिया राम, जय कृष्ण, जय बुद्ध, जय भीम। ठीक है, सब लोग मेहनत कीजिए और मिलते हैं बेहतर सेशन के साथ। धन्यवाद।